अवनी को नींद में मारने आया था खूंखार नीलम हिमसर्प, लेकिन उसे क्या पता था कि 21वीं सदी की ये खूंखार कमांडर उस सांप का शिकार नहीं होगी, बल्कि उसकी पूरी शक्तियों को जिंदा निगल जाएगी। पर इस बर्फीली शक्ति ने अवनी के खून को जमा दिया, और तभी आधी रात को उसकी जान बचाने आया एक ऐसा शख्स जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब आगे जाओ, वीर प्रताप सिंह ने एक धीमी गुर्राहट के साथ आदेश दिया। नीलम हिमसर्प ने 2 बार फुफकार मारी, फिर मुड़ा और सिंह निवास से दूर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया। शाही राजधानी से बाहर निकलने के बाद वह पागलखाना शहर के बाहरी इलाके में दक्षिण पश्चिम में स्थित पागल घाटी में मौजूद था। 1 घंटे बाद वह नीलम सर्प अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसके शल्क पागल घाटी के जंगल के रंग के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए थे, जिससे उसके लिए अंधेरे में छिपना बेहद आसान हो गया था। रात घिर आई थी। दिन भर 5 प्राणवर्धक औषधियों को सोखने और पंचतत्व दानव भक्षण विद्या का अभ्यास करने के बाद अवनी चौहान बुरी तरह थक चुकी थी और भयानक दर्द में थी। हमेशा की तरह उसने गर्म पानी से स्नान किया और फिर सोने चली गई। मुझे अपनी ताकत वापस पाने के लिए इस समय का इस्तेमाल अच्छी नींद लेने में करना चाहिए। फुस फुस फुस, एक विशाल पन्ने जैसा हरा सांप दीवार फांद कर अंदर आया और धीरे धीरे आंगन के इकलौते शयनकक्ष की ओर बढ़ने लगा। नीलम हिमसर्प महज पहले स्तर का एक निम्न श्रेणी मायावी जीव था, जिसकी बुद्धि बहुत कम थी। कत्ल करने का आदेश मिलने पर उसने केवल अपनी जंगली शिकारी वृत्ति के आधार पर काम किया। उसने अपना तिकोना सिर शयनकक्ष के दरवाजे पर जोर से मारा और उसे तोड़कर अंदर घुस गया। अवनी की नींद तुरंत टूट गई। वह अपने मुलायम बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई और बिना अपने बाहरी कपड़े पहने ही नंगे पैर मुख्य कक्ष में दौड़ गई। यह अजगर यहाँ कहाँ से आ गया? खतरे के सामने भी अवनी पूरी तरह शांत और निडर रही। 21वीं सदी में उसने ड्रग माफियाओं का खात्मा करने के लिए कई बार विशेष बलों का नेतृत्व करते हुए घने जंगलों में गहरे अभियानों को अंजाम दिया था। उसे जंगल युद्ध का बेहद गहरा अनुभव था और उसका अक्सर जहरीले सांपों और कीड़े मकोड़ों से सामना होता रहता था। उसके सामने मौजूद ये सांप तो महज 2 मीटर लंबा था। उसने और उसके भाइयों ने तो 10-10 मीटर लंबे खूंखार कोबरा सांपों को भी मौत के घाट उतारा था। फुस, जब नीलम सर्प को एहसास हुआ कि वह इस लड़की को डरा नहीं सकता, तो वह क्रोधित हो गया। अपने सम्मान को ठेस पहुंचती देख उसने अपना खून जैसा लाल जबड़ा खोला और अवनी की तरफ लकड़ी के नुकीले कांटों की एक कतार थूक दी। वूश वूश वूश, कलाई जितने मोटे 10 लकड़ी के कांटे, जिनके सिरे बेहद नुकीले थे, ठंडी चमक बिखेर रहे थे और पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए थे। तो ये लकड़ी तत्व वाला एक मायावी जीव है। अवनी ने हवा में कलाबाजी खाकर उन लकड़ी के कांटों से खुद को बचाया। उसकी सुनहरी आंखों में एक जंगली चमक कौंधी। बहुत बढ़िया, चलो अपनी पंचतत्व दानव भक्षण विद्या को आजमा कर देखते हैं। वे कांटे दीवार में धंस गए थे, जिससे दीवार का आधा हिस्सा टूट गया था। अवनी ने मन ही मन सोचा, अगर यह चीज़ मेरे शरीर के आर पार हो गई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। ये सांप अचानक कहीं से भी प्रकट हो गया था और उसे मारना चाहता था। भला वह उसे उसके मकसद में कामयाब कैसे होने दे सकती थी? अवनी उछलकर दूर हट गई। उसने नीलम हिमसर्प की पूंछ के वार से खुद को बचाया और इंच दर इंच उसके करीब पहुंचने लगी। उसने पंचतत्व दानव भक्षण विद्या को जागृत किया और अपनी हथेली नीलम हिमसर्प के सिर पर रख दी। सोख लो। नीलम हिमसर्प दर्द से फुफकारने लगा और खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़पने लगा। हालांकि उसके सिर के ऊपर का वह कुचल देने वाला दबाव बहुत ही अजीब था। उसके सामने खड़ी वह लड़की स्पष्ट रूप से उतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसकी इस रहस्यमयी विद्या ने सांप को विरोध करने के बिल्कुल भी लायक नहीं छोड़ा था। कुछ ही देर में लकड़ी तत्व की वह हरी ऊर्जा, जिसमें बर्फ की कुछ ठंडी झलकें भी मिली हुई थीं, अवनी के दाहिने हाथ से होते हुए लगातार उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। नीलम हिमसर्प का शरीर देखते ही देखते सूखकर सिकुड़ने लगा। 10 मिनट बाद नीलम सर्प की सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह मरकर एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। फू, अवनी ने राहत की एक लंबी सांस ली और फिर वह खुद को कांपने से नहीं रोक पाए। बहुत ठंड है। वह लकड़ी तत्व की ऊर्जा को आसानी से अपना सकती थी, लेकिन बर्फ तत्व की वह थोड़ी सी ऊर्जा ही उसे जमाने के लिए काफी थी। अवनी के हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे, मानो वह किसी बर्फीले बंजर इलाके में फंस गई हो। आखिरकार जन्मजात कमजोरी के कारण उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर ही था। बगल में हो रहे इस हंगामे को सुनकर शिवांश सूर्यवंशी तुरंत दीवार फांदकर अंदर आ गया। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत देर हो चुकी थी। जमीन पर एक सूखे और निचोड़े हुए नीलम हिमसर्प की लाश पड़ी थी और मुलायम बिस्तर पर एक दुबली पतली लड़की रजाई में लिपटी हुई सिकुड़कर कांप रही थी और उसकी बाहों पर बर्फ की एक सफ़ेद परत जम गई थी। प्यारी अवनी, शिवांश सूर्यवंशी का चेहरा अंधकार में हो गया और उसका दिल घबराहट से सिकुड़ गया। वह तुरंत आगे दौड़ा। उसने अवनी की कलाई पकड़ी, उसकी नाड़ी जांची और गहरी त्योरियां चढ़ाईं। तुमने नीलम हिमसर्प की बर्फीली ऊर्जा को सोख लिया। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।
तुमने अभी कुछ ही दिन पहले पंचतत्व दानव भक्षण विद्या का अभ्यास शुरू किया है। तुम अभी तक इसके पहले स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए हो। ठंड के मारे अवनी का चेहरा नीला पड़ चुका था, उसके होंठ बैंगनी हो गए थे और उसकी चेतना कुछ कुछ धुंधली होने लगी थी। शिवांश क्या कह रहा था यह अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। बर्फ तत्व की ऊर्जा असल में जल तत्व की ऊर्जा का ही एक कठोर रूप है और तुम्हारा शरीर अभी इसे स्वीकार करने के लायक नहीं है। शिवांश ने चिंता से एक आह भरी। उसने अपनी लंबी बाहें फैलाईं और रज़ाई में लिपटी अवनी को अपनी बाहों में खींच लिया ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। सच में ये नटखट लड़की भी न, वह मेरी नज़रों से कुछ ही देर के लिए ओझल हुई और इतनी बड़ी घटना घट गई। यह मेरी ही भूल है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, जिससे उन दुष्टों को मौका मिल गया। शिवांश की आवाज़ भारी और सर्द थी। उसकी गहरी काली आंखें किसी बर्फीले तालाब की तरह खौफनाक लग रही थीं, जिनमें कत्ल करने का इरादा साफ छलक रहा था। किसी की इतनी जुर्रत कि वह तुम्हारी हत्या करने के लिए एक मायावी जीव भेज दे। उसकी तो मौत आ गई है। उस मजबूत आगोश में सिमटी हुई अवनी ने अनजाने में ही खुद को तनावमुक्त महसूस किया। उसकी पलकें भारी होने लगीं, उसकी लंबी पलकें हल्की सी फड़कीं और उसके ठंडे छोटे हाथों ने अनजाने में ही शिवांश के उस गर्म और बड़े हाथ को कसकर पकड़ लिया और वह गहरी नींद में डूब गई। अपनी बाहों में सो रही उस मासूम और खूबसूरत लड़की को देखकर शिवांश का वह दिल, जो हमेशा बर्फ की तरह सर्द और पत्थर की तरह सख्त रहता था, थोड़ा पिघल गया। जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह उसे यकीनन जान से मार देगा। शिवांश ने अपना सिर घुमाया, उसकी तीखी आंखों में बिजली जैसी चमक कौंधी और उसकी नज़र अचानक नीलम हिमसर्प की लाश पर जा टिक गई। उसने अपना एक हाथ मुक्त किया, अपनी 5 उंगलियों को किसी पंजे की तरह मोड़ा और एक शक्तिशाली खिंचाव के साथ नीलम हिमसर्प की वह सूखी हुई लाश उड़ते हुए उसके पास आ गई। अपना हाथ नीलम सर्प के सिर पर मजबूती से टिकाते हुए शिवांश ने अपनी आत्मा अन्वेषण विद्या को जागृत किया। उस मायावी जीव की अभी अभी मौत हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी और उसके दिमाग में उसकी यादों के कुछ अंश अभी भी बाकी थे। उसे यह पता लगाना ही था कि इस सब के पीछे आखिर किसका हाथ था। टूटी फूटी यादों का एक सैलाब शिवांश के दिमाग में उमड़ पड़ा। नीले चोगे वाला वह आकर्षक इंसान, उसका वह खौफनाक और शातिर चेहरा, पशु वशीकरण विद्या, कत्ल करने का वह आदेश। हम सिंह निवास। शिवांश की आंखें और भी गहरी हो गईं। ये वीर प्रताप सिंह है, प्यारी अवनी का मंगेतर। शिवांश का चेहरा गुस्से से और भी ज्यादा तमतमा गया और उसके भीतर वीर प्रताप सिंह के लिए एक गहरी नफरत और दुश्मनी पैदा हो गई। अगर उसे यह न लगा होता कि अभी ऐसा करना जल्दबाजी होगी, तो वह उसे अभी जाकर मौत के घाट उतार देना चाहता था। तुम्हें उसका मंगेतर होने का क्या हक है? तुम नहीं जानते कि तुम कितने खुशकिस्मत हो। शिवांश को वीर प्रताप सिंह से जलन होने लगी थी। वह खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाया कि अगर वह उसका मंगेतर होता तो वह यकीनन उसे किसी बेशकीमती खजाने की तरह सहेज कर रखता और किसी भी दूसरे मर्द को उस पर नज़र तक नहीं डालने देता। सिंह निवास। वीर प्रताप सिंह आंगन में अपनी आराम कुर्सी पर टेक लगाए चांद की खूबसूरती निहार रहा था। अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठा और उसने खांसते हुए खून की एक उल्टी कर दी। युवा सेनापति। सैन्य वर्दी पहने उस बूढ़े नौकर रुद्र के होश उड़ गए और वह तुरंत वीर प्रताप सिंह के लड़खड़ाते शरीर को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने मालिक के पीले पड़ चुके चेहरे को देखा और पूछा, क्या हुआ? वीर ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से होठों के किनारे लगा खून पोंछा। उसकी आंखों में एक गहरी क्रूरता थी और उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। आत्मा का जुड़ाव टूट गया है। नीलम सर्प मारा जा चुका है। हत्या की साजिश नाकाम हो गई। रुद्र ने हैरानी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? नीलम हिमसर्प की युद्ध क्षमता तीसरे स्तर की फ्रेंसी क्यूई वाले इंसान से किसी भी मायने में कम नहीं थी, जबकि अवनी चौहान के पास महज पहले स्तर की फ्रेंसी क्यूई है। ये बात गले नहीं उतर रही। वीर प्रताप सिंह के माथे की नसें तन गईं। कुछ तो गड़बड़ है, यकीनन कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। हमने काव्या को खो दिया, मानवी बुरी तरह घायल हो गई और अब यह नीलम हिमसर्प भी मारा गया। क्या उस नाकारा अवनी चौहान को कोई बहुत बड़ा मददगार मिल गया है? युवा सेनापति को इतना क्रोधित देखकर रुद्र ने तुरंत कहा, क्या आपका ये बूढ़ा नौकर खुद शाही पागल खाने जाए? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी कुछ अलग योजनाएं हैं। अवनी को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक सोती रही। उसे बस इतना पता था कि उसने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा था। उस जमा देने वाली ठंड में वह किसी बड़े से हीटर अंगीठी के पास सिमट कर लेटी थी और उसके शरीर की वह कंपा देने वाली ठंडक धीरे धीरे गायब हो रही थी। मम्मा, ये कितना गर्म है। उसने अनजाने में ही उस हीटर को और कसकर गले लगा लिया और नींद में बुदबुदाई, मेरा। ये सुनते ही श्रीमान हीटर का चेहरा तुरंत खिल उठा। उनके होठों की मुस्कान और भी गहरी हो गई और वे बोले, हाँ, ये तुम्हारा है। पूरी रात शिवांश सूर्यवंशी अपनी अग्नि तत्व की ऊर्जा फ्रेंजी क्यूई का प्रवाह करता रहा ताकि उसके शरीर के भीतर से उस बर्फीली ऊर्जा को बाहर निकाला जा सके।
सुबह होने तक उसका शरीर पूरी तरह से गर्म हो चुका था और उस नटखट लड़की की बाहों पर जमी बर्फ की परत पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसकी नज़रें अवनी के सोते हुए खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थीं और वह एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता था। उसके इतने करीब होने के ऐसे मौके बहुत कम ही मिलते थे। भले ही लंबी रात के बाद वह बुरी तरह थक चुका था, लेकिन उसका वहां से जाने का या अपने कमरे में जाकर सोने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब सूरज आसमान में काफी ऊपर आ गया और धूप तेज होने लगी, तब जाकर उसकी बाहों में गहरी नींद सो रही उस लड़की ने करवट ली। पंखे की तरह उसकी लंबी पलकें हल्की सी फड़की और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। आधी नींद में उसकी सुनहरी आंखों में एक उलझन और हैरानी की झलक थी। शिवांश की सांसें अटक गईं। उसकी यादों में वह हमेशा से एक बेलगाम और जिद्दी लड़की थी, म्यान से खींची गई किसी तेज तलवार की तरह, जो अपनी चमक बिखेरती हो। लेकिन इस पल उसके सामने उसका जो रूप था, वह बेहद सुस्त, मासूम और बिल्कुल हानिरहित था। उसी पल शिवांश को अचानक एहसास हुआ कि उसका एक कमज़ोर पहलू भी था और उसे अपनी रक्षा के लिए एक मर्द की ज़रूरत थी। और यह मर्द वीर प्रताप सिंह नहीं हो सकता, ये सिर्फ वह खुद होना चाहिए। अवनी को लगा कि वह अभी भी सपना देख रही है, वरना उसके सामने किसी शैतान जितने खूबसूरत मर्द का इतना बड़ा चेहरा कैसे हो सकता है। धत्तेरे की, ये तो किसी औरत से भी ज्यादा खूबसूरत है। उसका मन किया कि वह उसके चेहरे को नोच ले। ऐसा सोचते हुए उसने बिल्कुल वैसा ही किया। अवनी ने अपने शैतानी छोटे पंजे फैलाए, शिवांश के दाहिने गाल को चिकोटी काटी और उसे जोर से खींचा। शिवांश के होंठ खींच गए और उसके दाहिने गाल में तेज दर्द होने लगा। उसने शिकायत और प्यार के मिले जुले भाव से उसे देखा। पूरी तरह से बेबस होकर वह बोला, तुम नटखट लड़की। वह जाना पहचाना संबोधन किसी मौत के फरमान की तरह था, जिसने अवनी की बची खुची नींद को भी चकनाचूर कर दिया। शिवांश सूर्यवंशी, यह कोई सपना नहीं है। वे दोनों एक साथ सोए थे, एक ही बिस्तर, एक ही रज़ाई। अवनी का दिमाग सुन्न हो गया, एकदम खाली। उसकी नज़रें नीचे की ओर गईं और उसने देखा कि किसी का बड़ा सा हाथ अभी भी उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था और करवट लेने की वजह से उनके शरीर एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। अवनी जोर से चीखी और उसने शिवांश के पैरों के बीच नाजुक हिस्से पर जोर से लात मारी। वह चिल्लाई, बेशर्म, ठरकी, नीच, मेरे बिस्तर में घुस आया। शिवांश ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और अपने नाजुक हिस्से पर होने वाले उस जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। अवनी से निपटना इतना आसान नहीं था। जब उसका पहला वार खाली गया तो उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही कई मुक्के जड़ दिए। अपनी साधना के ऊंचे स्तर के कारण शिवांश स्वाभाविक रूप से उससे बिल्कुल नहीं डरा और उसने आसानी से उसके सभी हमलों को नाकाम कर दिया। एक पल बाद उसने अवनी के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उन्हें उसके सिर के ऊपर दबा दिया। वह उसके ऊपर पूरी तरह हावी होकर खड़ा हो गया। उसकी तीखी आंखों में एक गहरी और तेज चमक थी। उसने नीचे अवनी की ओर देखा। पागलपन बंद करो। ये सब क्या हो रहा है? वह कोई पागलपन या तमाशा नहीं कर रही थी, वह अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही थी, है ना? और सबसे बड़ी बात, ये कैसी अजीब और आपत्तिजनक स्थिति है। शिवांश सूर्यवंशी, तुमने हद पार कर दी है। मुझे छोड़ो। हद पार कर दी। शिवांश ने अपनी भौं उचकाई, उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसकी तीखी आंखों में शरारत की चमक थी। तुम पर बर्फ की उस ऊर्जा ने हमला किया था और तुम किसी बर्फ के टुकड़े की तरह जम गई थी। कल रात तुम ही मुझसे चिपक गई थी और मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। गले लगाया? बिल्कुल नहीं। अवनी चौहान ऊपर से बहुत जिद्दी लग रही थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अपने सपने में वह सच में उस अंगीठी से पूरी तरह चिपकी हुई थी, किसी ऑक्टोपस की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए। क्या वह अंगीठी शिवांश सूर्यवंशी था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने इस ख्याल को मानने से ही साफ इनकार कर दिया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी मदद करूं? शिवांश ने अपने नीचे लेटी उस लड़की को एक आधी मुस्कान के साथ घूरा। उसकी वह मुस्कान किसी चालाक लोमड़ी जैसी लग रही थी। मेरी आत्मा अन्वेषण विद्या, यकीनन। रुक जाओ। अवनी के कान शर्म से थोड़े लाल हो गए। उसने अपने सीने के सामने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, बर्फीली ऊर्जा को बाहर निकालने में मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद, कुंवर सूर्यवंशी। क्या उसका हार मान लेना काफ़ी नहीं है? क्या वह इतना क्रूर होना बंद नहीं कर सकता? एक कमसिन लड़की भला ये सब कैसे सह सकती है? अवनी ने जल्दी से अपना चोगा पहना और अपना कमरबंद बांधा। वह शिवांश से 5 कदम दूर जाकर खड़ी हो गई और उसे चौकन्नी नज़रों से देखने लगी। शिवांश ने मासूमियत का दिखावा करते हुए अपने हाथ फैलाए। प्यारी अवनी, मेरे कपड़े पूरी तरह से ठीक हैं, मैंने कुछ नहीं। चुप रहो। अवनी का चेहरा बिगड़ गया और उसके गाल लाल हो गए। उसे अचानक शुतुरमुर्ग नाम के उस जीव से जलन होने लगी जो शर्मिंदगी में अपना सिर रेत में छिपा लेता है। मैं कल मिली गई उस मायावी जीव की ऊर्जा को शुद्ध करने जा रही हूँ। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। उसने उसे वहाँ से भगाना शुरू कर दिया।
शिवांश जानता था कि कहाँ रुकना है। वह उस छोटी जंगली बिल्ली को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह कमरे से बाहर आंगन में उसकी रक्षा करने के लिए चला गया। एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अवनी ने राहत की एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और अपने दिमाग से शिवांश का ख्याल पूरी तरह निकालने की कोशिश करने लगी। कल रात उसने नीलम हिमसर्प को निगला था, जो पहले स्तर का एक निम्न श्रेणी मायावी जीव था और उसकी ताकत तीसरे स्तर की फ्रेंजी की हुई ऊर्जा वाले इंसान के बराबर थी। उस बर्फीली ऊर्जा का 10वां हिस्सा शिवांश द्वारा पहले ही नष्ट किया जा चुका था। अगर वह लकड़ी तत्व की बाकी बची 9/10वीं ऊर्जा को पूरी तरह से सोख ले तो यह उसकी ताकत को दोगुना करने के बराबर होगा। अवनी ने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। पंचतत्व दानव भक्षण विद्या के पहले स्तर के अनुसार ऊर्जा को निगलना आसान था, लेकिन उसे शुद्ध करना बेहद मुश्किल। बेशक इस विद्या में मायावी जीवों की ऊर्जा को शुद्ध करने और उसे अपनी शक्ति में मिलाने की विधि भी विस्तार से बताई गई थी। उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके नीलम सर्प की ऊर्जा को चारों ओर से घेर लिया और उसे अपने ऊर्जा केंद्र नाभि चक्र में भेज दिया। वहां वह पहले और दूसरे नाड़ी बिंदु के भंवर में मंथन करने लगी और घूमने लगी और धीरे धीरे उसके शरीर का हिस्सा बनने लगी। पहले और दूसरे नाड़ी बिंदु के पूरी तरह से भर जाने के बाद नीलम सर्प की वह दानवी ऊर्जा घटकर लगभग आधी रह गई। उसने बाकी बची हुई ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी पर स्थित तीसरे नाड़ी बिंदु की ओर मोड़ दिया। बूम! नीलम सर्प की वह दानवी ऊर्जा जैसे ही तीसरे नाड़ी बिंदु में घुसी, बारूद की तरह सुलग उठी। उसके विस्फोटक तत्व सक्रिय हो गए और पल भर में एक भयंकर विस्फोट हो गया। अवनी ने अचानक अपना सिर पीछे की ओर झटका, उसकी गर्दन की बड़ी नसें फूल गईं और उसने एक दर्दनाक चीख मारी। उस मायावी जीव की उग्र ऊर्जा को अपनी रीढ़ की नली के अंदर सोखने का एहसास चौथे नाड़ी बिंदु पर रोजाना होने वाले प्रहार के दर्द से कई गुना ज्यादा खौफनाक था। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह चाहकर भी इसे रोक नहीं सकती थी। उन विस्फोटक तत्वों को मानो उसकी खाली रीढ़ की हड्डी से कुछ खास लगाव हो गया था। वे बार बार उसमें खलबली मचा रहे थे। वे तब तक रुकने वाले नहीं थे जब तक कि वे उसे पूरी तरह से पीस कर रख न दें। तभी उसकी रीढ़ की हड्डी से एक पतला सा सुनहरा धागा निकला, मानो वह बहुत लंबे समय से भूखा हो। उसने तुरंत मायावी जीव की उस दानवी ऊर्जा में मौजूद विस्फोटक तत्वों को चारों ओर से लपेट लिया और निगल गया। अवनी ने उस सुनहरे धागे को पहचान लिया। ये वही था जो तब प्रकट हुआ था जब शिवांश ने प्रतिभा पाषाण से उसका परीक्षण किया था। यह उसकी उस परम स्वर्ण दिव्य मज्जा का आखिरी बचा हुआ अंश था। वह सुनहरा धागा मानो एक लंबे अरसे से भूखा था और अब उसने पेट भर खा लिया था। मायावी जीव की ऊर्जा के उन सभी विस्फोटक तत्वों को निगलने के बाद उसकी मोटाई दोगुनी हो गई और उसकी चमक तेज हो गई। अब वह शुरुआत की तरह मध्यम और कमजोर नहीं रह गया था। अवनी खुशी से झूम उठी। तो दिव्य मज्जा के पुनर्जन्म को बढ़ावा देने वाले उस विस्फोटक तत्व के पीछे का असली रहस्य यही था। दर्द महसूस होना तो दूर, उसे बेहद सुकून महसूस हो रहा था और उसका शरीर एक नई ताकत से लबालब भर गया था। गहराई से जांच करने पर उसे पता चला कि वह तीसरे स्तर की फ्रेंजी की हुई ऊर्जा के शुरुआती चरण से आगे बढ़कर अब उसके मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। नीलम हिमसर्प की वह दानवी ऊर्जा अब उसके तीसरे नाड़ी बिंदु में समा चुकी थी और पूरी तरह से उसकी अपनी शक्ति बन गई थी। दिव्य मज्जा के वापस पैदा होने की उस अपार खुशी ने शिवांश द्वारा उसके बिस्तर में घुसने की उस झुंझलाहट को पूरी तरह से दबा दिया था। शांत होने के बाद अवनी को एहसास हुआ कि शिवांश बस उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और उसका फायदा उठाने का उसका कोई इरादा नहीं था। खैर छोड़ो, अगर वह न होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। सेना की एक फौलादी महिला होकर इन छोटी छोटी बातों की परवाह करना मेरे लिए बहुत बचकाना है। खुद को शांत करने के बाद अवनी ने अपना पुराना संयम वापस पा लिया। नीलम हिमसर्प को निगलने के बाद से अवनी की दिव्य मज्जा में थोड़ा सुधार हुआ था और अगले कुछ दिनों की साधना के दौरान उसका दर्द भी काफी कम हो गया था। 15 दिनों की कड़ी साधना और 75 प्राणवर्धक औषधियां खाने के बाद वह तीसरे स्तर की फ्रेंजी क्यूई के मध्य चरण से आगे बढ़कर अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अब वह अपना चौथा नाड़ी बिंदु जागृत करने से बस एक कदम दूर थी। लेकिन यह एक कदम, जो दिखने में बहुत करीब लग रहा था, असल में किसी पार न की जा सकने वाली गहरी खाई की तरह मीलों दूर था। अवनी ने त्योरियां चढ़ाईं और पूछा, क्या इसका कोई हल है? शिवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस तरह खुद के साथ जबरदस्ती करने के बजाय क्यों न तुम थोड़ा आराम करो और अपना दिमाग तरोताज़ा करने के लिए बगीचे में टहलने चलो। अवनी ने एक आह भरी, ठीक है। शिवांश खड़ा हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अवनी ने अपनी भौं उचकाई, मैं अकेली जा सकती हूँ। शिवांश ने अपना सिर हिलाया, जब से तुम यहाँ आए हो तुम शायद ही कभी बाहर निकली हो। मैं इस शाही पागलखाने के बगीचे और स्वच्छ सरोवर से काफ़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत भी कर सकता हूँ। अवनी ने इस बारे में सोचा और मान गई। ये जगह पागलों से भरी पड़ी थी।
अगर वह गलती से किसी खूंखार और पागल मरीज से टकरा गई तो अपनी मौजूदा शक्ति के बावजूद शायद वह बिना खरोंच आए वहां से बचकर न निकल पाए। आंगन से निकलकर पश्चिम की ओर चलते हुए एक अर्धचंद्राकार दरवाजे को पार करने और कई छतरियों तथा चबूतरों से गुजरने के बाद नज़ारा अचानक एकदम खुल गया। शीशे की तरह पारदर्शी एक छोटी सी झील बगीचे के बगल में स्थित थी, जिसके किनारे कई पत्थर की बेंचें और मेज़ें रखी थीं। दो मरीज एक मेज़ के पास बैठकर चतुरंग एक प्रकार का खेल खेल रहे थे। इसे शांतिपूर्ण नज़ारा माना जा सकता था। दाईं ओर 30 की उम्र का एक हट्टा कट्टा आदमी, जिसका सिर मुंडा हुआ था, चेहरे पर भारी मेकअप था और जिसके हाथों की हरकतें किसी नाजुक औरत जैसी थीं, एक तीखी आवाज़ में गा रहा था, छोटी जोगन अभी सिर्फ 16 की है, अपनी जवानी के उफान पर, लेकिन उसके गुरु ने उसका सिर मुंडवा दिया। मैं कोई मर्द नहीं बल्कि एक नाजुक कली हूँ, हाय राम। अवनी एकदम अवाक रह गई, उसे लगभग उल्टी आने को थी। उसने अनजाने में ही अपनी नज़रें बाईं ओर घुमा लीं। बाईं ओर काले पत्थर से बनी एक चील की मूर्ति थी, जो लगभग 5-6 मीटर ऊंची थी। एक विद्वान जैसे कपड़े पहने एक आदमी न जाने कैसे उस चील की मूर्ति के सिर पर चढ़ गया था। वह एक पैर पर खड़ा होकर अपनी दोनों बाहें फैलाए आसमान की ओर देखते हुए एक अजीब से उन्माद में चिल्ला रहा था, मैं एक चील हूँ, एक ताकतवर चील। मैं अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहता हूँ। मैं ज़मीन और आसमान के बीच आज़ादी से उड़ना चाहता हूँ। अगले ही पल वह विद्वान हवा में उछला और आसमान में उड़ने लगा। एक जोरदार छपाक की आवाज़ के साथ उस शांत झील में पानी का एक विशाल फव्वारा फूट पड़ा। बचाओ, कोई पानी में गिर गया है। जल्दी से अधीक्षक भैरव सिंह को खबर करो। सामंत दिग्विजय का साला फिर से झील में गिर गया है। रक्षकों का एक बड़ा समूह दौड़ता हुआ बाहर आया और पकौड़ों की तरह एक एक करके लोगों को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। अवनी, शिवांश ने अपराधबोध से भरी मुस्कान के साथ कहा, प्यारी अवनी, चलो रास्ता बदलते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। ये नज़ारे यकीनन तुम्हें आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा नहीं देंगे। अवनी की आंख हल्की सी फड़क उठी। अगर इस नज़ारे से कोई प्रेरणा मिल पाती तो ये सच में एक अजूबा ही होता। निशब्द होकर वह एक घुमावदार पथरीले रास्ते पर चलते हुए शिवांश सूर्यवंशी के पीछे पीछे जाने लगी। 15 मिनट चलने के बाद आगे एक और आंगन वाला घर दिखाई दिया। ये घर बेहद आलीशान था और इस निवास पर नंबर 1 लिखा था। ये साफ तौर पर उस आंगन से कहीं ज्यादा भव्य था जहां अवनी खुद रहती थी। इस आंगन में कौन रहता है? अवनी ने उत्सुकता से पूछा। नंबर 1 इस बात का संकेत था कि इस घर में रहने वाले इंसान का रुतबा और हैसियत बहुत ऊंची है। शिवांश के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसने कहा, क्यों न हम खुद ही चलकर देख लें। अवनी ने हामी भरी और आंगन नंबर 1 की तरफ 100 मीटर आगे बढ़ी। तभी उसकी नज़र 40 या 50 की उम्र वाले एक आकर्षक अधेड़ आदमी पर पड़ी, जो आंगन के दरवाजे के सहारे टिका हुआ था। उस आकर्षक आदमी की एक छोटी सी मूंछ थी, उसकी आंखें थोड़ी बुझी बुझी और खाली थीं, और वह अपने हाथ में एक काला छाता पकड़े हुए 45 डिग्री के कोण पर बिना हिले डुले आसमान की ओर देख रहा था। स्वलीनता। अवनी की सुनहरी आंखें हल्की सी चमक उठीं। 21वीं सदी के सैन्य शिविर में उसने स्वलीनता और अवसाद डिप्रेशन से पीड़ित कई सैनिकों का इलाज किया था। उन मरीजों का बाहरी रूप और लक्षण बिल्कुल उसके सामने खड़े इस आकर्षक अधेड़ आदमी जैसे ही थे। वे खुद को एक खोल में बंद कर लेते थे, जिससे न तो बाहरी लोग उनके अंदर झांक सकते थे और न ही वे खुद अपनी उस अलग दुनिया से बाहर आ पाते थे। आंगन नंबर 1 के दरवाजे के बाहर एक लंबी कतार लगी हुई थी, जो रसूखदार घराने के लोगों और शानदार कपड़े पहने हुए अभिजात वर्ग से भरी थी। अवनी ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और तुरंत कई जाने पहचाने चेहरों को पहचान लिया। नील लौह सामंत परिवार का युवा वारिस, राजकुमारी लावण्या, वित्त मंत्री का मुख्य प्रबंधक, सामंत तेजस का साला और इस जमीन के सबसे प्रतिष्ठित नारायण परिवार की दूसरी पत्नी। ये बात एकदम साफ थी कि रसूखदार परिवारों के ये लोग दिमागी रूप से बीमार नहीं थे। उनका रुतबा बहुत ऊंचा था और वे शाही पागलखाने में घुसने के लिए अपने परिवार की ताकत और संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे पूरे सम्मान के साथ आंगन नंबर 1 के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे और उनके यहाँ आने का इकलौता मकसद वह काला छाता पकड़े हुए आकर्षक स्वलीन आदमी ही था। नील लौह सामंत परिवार का युवा वारिस अब और खुद पर काबू नहीं रख पाया और शिकायत करने लगा, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? 10 दिन बीत चुके हैं और मैं पिछले 10 दिनों से इतने सच्चे दिल से निमंत्रण लेकर यहाँ दरवाजे पर खड़ा हूँ, फिर भी गुरु कश्यप ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी लावण्या ने घृणा भरी नज़रों से उसे देखा और जवाब दिया, युवा सामंत 10 दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकते। मैं यहाँ पिछले आधे महीने से इंतज़ार कर रही हूँ। जैसा कि कहावत है, सच्ची लगन पहाड़ों को भी हिला सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु कश्यप मेरी इस सच्ची लगन से प्रभावित होंगे और मेरे साथ लावण्या महल वापस चलेंगे। युवा सामंत ने एक ठंडी आह भरी और ताना मारते हुए कहा, क्या राजकुमारी जैसी एक मामूली औरत भी अस्त्र निर्माण की कला सीखने की ख्वाहिश रखती है? राजकुमारी लावण्या ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं, उसकी बादाम जैसी आंखों में गुस्सा धधक उठा, औरतों में क्या खराबी है?
किसने कहा कि औरतें अस्त्र निर्माता नहीं बन सकतीं? युवा सामंत, अपनी हदें पार मत करो। वे दोनों ही बहुत ऊंचे घरानों में पैदा हुए थे और बचपन से ही अपने परिवारों के लाड़ प्यार ने उन्हें बिगाड़ रखा था। उनके मिजाज बहुत खराब थे और वे हमेशा एक दूसरे से तीखी बहस करते रहते थे। अवनी एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे खड़ी थी, उसकी आकृति परछाइयों में छिपी हुई थी और वह खामोशी से इस पूरे नज़ारे को देख रही थी। युवा सामंत और राजकुमारी लावण्या के बीच हुई इस बहस से उसने कई बहुत ही काम की जानकारियां हासिल कर ली थीं। पहली, इस आंगन का मालिक, वह आकर्षक और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ अधेड़ आदमी, पूरे अग्नि साम्राज्य के सबसे मशहूर अस्त्र निर्माताओं में से एक है, जिसे गुरु कश्यप के नाम से जाना जाता है। दूसरी, गुरु कश्यप लंबे समय से पागल हो चुके हैं और पिछले 10 सालों से इस शाही पागलखाने में रह रहे हैं, जिस दौरान उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। तीसरी, इन 10 सालों के दौरान कई रसूखदार और ताकतवर कुलीन परिवार उनसे मिलने आ चुके हैं, इस उम्मीद में कि वे गुरु कश्यप का दिल जीतकर उन्हें अपने साथ वापस ले जा सकेंगे। लेकिन अफसोस, इन 10 सालों में कोई भी इस काम में सफल नहीं हो पाया था। और इसकी वजह बिल्कुल साफ थी, गुरु कश्यप किसी से भी कोई बात या संपर्क ही नहीं करते थे। तो ये गंभीर स्वलीनता के शिकार हैं, पेड़ की छांव में खड़ी अवनी चौहान ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। किसी भी स्वलीन मरीज की मानसिक दुनिया में प्रवेश करना आसान नहीं होता। रसूखदार और ताकतवर परिवारों के ये लोग यकीनन खाली हाथ ही लौटने वाले हैं। स्वलीनता। शिवांश सूर्यवंशी के चेहरे के भाव हल्के से बदले, उसके देवता जैसे बेहद आकर्षक चेहरे पर दिलचस्पी की एक चमक कौंधी। मैंने पहली बार यह नाम सुना है, लेकिन ये नाम उन पर काफ़ी सटीक बैठता है। प्यारी अवनी सच में एक बेहद रहस्यमयी लड़की थी, वह हमेशा ऐसे नए शब्दों के साथ सामने आती थी जो उसे चौंका देते थे। अवनी ने शिवांश को नज़रअंदाज किया और एक आह भरते हुए कहा, यह शाही पागलखाना सच में एक ऐसी जगह है जहाँ छिपी हुई प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। एक महारानी साहिबा का यहाँ होना ही अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन अब यहाँ गुरु कश्यप भी सामने आ गए थे। अवनी को अचानक लगा कि देहांतरण के बाद उसे जो जगह मिली है वह उतनी भी बुरी नहीं है। अचानक एक जाना पहचाना लेकिन खौफनाक चेहरा दूर से धीरे धीरे उनकी ओर आता दिखाई दिया। उसने एक लंबा चोगा पहना हुआ था जिस पर एक पौराणिक जीव की कड़ाई थी। उसका शरीर लंबा और छरहरा था, आंखें गहरी थीं और नाक बेहद सुतवां और ऊंची थी। उसके तीखे नैन नक्श उसे एक बेहद खूंखार और शातिर रूप दे रहे थे। वीर प्रताप सिंह। अवनी बुरी तरह सन रह गई। नीलम हिम सर्प के उस खौफनाक हमले के बाद शिवांश ने उसे बताया था कि उस साजिश के पीछे वीर प्रताप सिंह का ही हाथ था। उसे इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि वीर जैसा क्रूर इंसान ही इतनी नीच हरकत कर सकता है। क्या ये नीच इंसान भी गुरु कश्यप को अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आया है? वीर प्रताप सिंह को उस भीड़ में शामिल होते देख शिवांश का चेहरा अंधकार में हो गया और उसकी तीखी आंखों में एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। शाही रक्षकों के उपसेनापति के रूप में अगर वह गुरु कश्यप का दिल जीतने में कामयाब हो गया और उनसे शाही रक्षकों के लिए अस्त्र बनवाने लगा, तो शाही रक्षकों की युद्ध क्षमता में कम से कम 50% का इजाफा हो जाएगा। अवनी की आंखें किसी 1000 फीट गहरी बर्फीली झील की तरह सर्द हो गईं। उसने भारी आवाज में कहा, वह कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। वह नीच इंसान जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। शिवांश ने अवनी के शरीर से निकलने वाले उस कातिलाना इरादे को भांप लिया। उसने अवनी के नाजुक कंधे पर अपना हाथ रखा और सलाह देते हुए बोला, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ, पहले हालात को समझो। अपनी ऊर्जा को छिपा कर रखो, हमें आगे बहुत मौके मिलेंगे। अवनी हैरान रह गई। उसने अपने कंधे पर रखे उस बड़े से हाथ को महसूस किया, जिससे एक बेहद कोमल ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जो उसके बेचैन मन को तेजी से शांत कर रही थी। ये शिवांश ही था। वह उससे कहीं ज्यादा शांत था और उसने अपने अनोखे तरीके से उसे दिलासा दिया था, जिससे वह भी तुरंत शांत हो गई। मैं समझ गई। आपका धन्यवाद, कुंवर सूर्यवंशी। अवनी ने कृतज्ञता भरी नजरों से शिवांश को देखा और फिर से अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से छिपा लिया। ठीक उसी समय आंगन नंबर 1 के सामने खड़े वीर प्रताप सिंह को मानो कुछ आभास हुआ। उसने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और उस जगह की ओर देखा जहां अवनी और शिवांश छिपे हुए थे। युवा सेनापति, क्या हुआ? उसके पीछे खड़े बूढ़े नौकर रुद्र ने चिंता से पूछा। मुझे अभी अभी 2 कातिलाना ऊर्जाओं का आभास हुआ, लेकिन शायद ये बस मेरा वहम था। वीर ने अपनी नज़रें वापस हटा लीं और आंगन नंबर 1 के प्रवेश द्वार पर खड़े गुरु कश्यप की ओर फिर से देखने लगा। हमारा काम ज्यादा जरूरी है। अगर हम गुरु कश्यप का दिल जीतने में कामयाब हो गए तो प्रथम राजकुमार बहुत खुश होंगे और मुझे इनाम देंगे। बूढ़े नौकर रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। वीर प्रताप सिंह ने अपने कपड़े ठीक किए, आगे बढ़ा और गुरु कश्यप से 3 कदम की दूरी पर रुक गया। उसने अपने हाथ जोड़कर मुट्ठी बनाई, 90 डिग्री के कोण पर झुका और जोर से बोला, गुरु कश्यप, मैं शाही रक्षकों का उपसेनापति वीर प्रताप सिंह हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे।
मैं आपको अपने पिता के समान मानूंगा और जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। दरवाजे के सहारे टिके और हाथ में छाता पकड़े उस आकर्षक अधेड़ आदमी के चेहरे पर एकदम शांति और स्थिरता थी। वह बिना हिले डुले वैसे ही खड़ा रहा, मानो वह लकड़ी या पत्थर का बना हो। वीर प्रताप सिंह पूरे 15 मिनट तक उसी झुकी हुई मुद्रा में खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसकी पीठ में दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। पफ, सेनापति वीर शिष्य बनना चाहते हैं। अगर मुझे सही याद है तो सेनापति वीर के पास लकड़ी तत्व की प्रतिभा है। अपनी इस जन्मजात प्रतिभा की सीमाओं के कारण आप अस्त्र निर्माण करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। पीछे से राजकुमारी लावण्या की ताना मारती हुई आवाज आई। वीर प्रताप सिंह शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रहा था। वह सीधा खड़ा हुआ, अपने होंठ चबाए और पलटकर जवाब दिया, भले ही मैं अस्त्रों का निर्माण न कर सकूं, लेकिन यह मुझे जीवन भर गुरु कश्यप की सेवा करने से नहीं रोक सकता। राजकुमारी लावण्या ने घृणा और तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़े। वीर प्रताप सिंह को इस तरह नीचा देखते हुए पाकर अवनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। समय अब बिल्कुल सही है। अवनी पीछे मुड़ी, उसने शिवांश सूर्यवंशी की ओर देखा और पूछा, कुंवर सूर्यवंशी, मुझे एक छाते की जरूरत है। शिवांश ने एक भौं उचकाई और पूछा, क्या तुम उस गुरु कश्यप को उकसाने जा रही हो? अवनी पूरे आत्मविश्वास से मुस्कुराई, क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि वीर प्रताप सिंह किसी का दिल नहीं जीत सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि अवनी भी नहीं जीत सकती। केवल गुरु कश्यप से जुड़कर ही वीर प्रताप सिंह के अहंकार को सबसे गहरी चोट पहुंचाई जा सकती थी और उसे दर्द दिया जा सकता था। ठीक है, शिवांश मान गया। वह रोशनी की एक लकीर में बदला और वहां से उछलकर दूर चला गया। करीब 10 मिनट बाद ही शिवांश वापस लौट आया। उसके हाथ में नीले रंग का एक तेल कागज वाला छाता था, जिसे उसने अवनी को थमाते हुए कहा, मैंने इसे एक रक्षक से उधार लिया है। अवनी थोड़ी असंतुष्ट लग रही थी। उसने कहा, अगर यह काले रंग का होता तो बहुत अच्छा होता। शिवांश मुस्कुराया और बोला, इसमें इतना मुश्किल क्या है? अपनी कलाई को घुमाते हुए उसने अपनी अंगूठी से एक काला फल निकाला, उसे कुचला, पानी में घोला और तेल कागज वाले छाते पर छिड़क दिया। उस अजीब फल का रंगने वाला प्रभाव बेहद तेज था। देखते ही देखते नीले छाते की सतह पूरी तरह से काली हो गई। अवनी की आंखें चमक उठीं। उसने वह काला छाता लिया, उसे खोला और एक चक्कर घूमी। अगर ऐसा है तो मेरे जीतने के मौके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तुम गुरु कश्यप का ध्यान खींचने की क्या योजना बना रही हो? शिवांश ने उत्सुकता से पूछा। उन्हीं के जैसा बनने का नाटक करूंगी और उनकी मानसिक दुनिया में प्रवेश करूंगी। अवनी के चेहरे जैसे लाल होंठ हल्के से हिले। अपना काला छाता थामे उसने कदम बढ़ाया और बड़ी शालीनता से गुरु कश्यप की दिशा में चलने लगी। अवनी के वहां पहुंचते ही आसपास के लोगों का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। पहला कारण, वह शाही कुलीन हलकों में काफी मशहूर और बदनाम थी। दूसरा, अपने लाल लिबास में और काले छाते के नीचे वह सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अवनी चौहान, रक्षा मंत्री के परिवार की वह पागल औरत। हे भगवान, ये यहाँ क्यों आ गई? मैंने सुना है कि यह खुद को नुकसान पहुंचाती है और हिंसक हो जाती है। कहीं ये हम पर हमला करने तो नहीं आ रही? तुम किस बात से डर रहे हो? वह तो बस एक नाकारा लड़की है। नीललौह परिवार के युवा सामंत, राजकुमारी लावण्या, नारायण परिवार की पत्नी, तेजस के साले और बाकी सभी ने उसकी ओर हैरानी और तिरस्कार भरी नजरें डालीं। सबसे ज्यादा हैरान इंसान वीर प्रताप सिंह था। शाही पागलखाने में आने का उसका मुख्य मकसद गुरु कश्यप से मिलना था। अवनी उसका दूसरा लक्ष्य थी। उसने योजना बनाई थी कि वह पहले गुरु कश्यप से निपटेगा और फिर अवनी को खुद जान से मारने के लिए कमरा नंबर 11 में जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह खुद ब खुद चलकर उसके सामने आ जाएगी। वीर प्रताप सिंह का चेहरा अंधकार में हो गया और उसकी लंबी आस्तीनों के नीचे उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंध गईं कि उनसे कड़कड़ाने की आवाज आने लगी। जब भी वह इस औरत को देखता था तो अपने भीतर की हिंसा को दबा नहीं पाता था और उसके चेहरे पर मुक्का जड़ देना चाहता था। अव्वल दर्जे की नाकारा, एक चिपके रहने वाली पागल औरत। लेकिन नहीं, उसे खुद पर काबू रखना होगा। यहाँ बहुत से ताकतवर और रसूखदार लोग मौजूद थे। अगर उसने उन सब के सामने अवनी को मार डाला तो यकीनन उसकी साख पर दाग लग जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीछे हटो। जब वीर ने अवनी को अपनी तरफ आते देखा तो उसने तुरंत कठोरता से कहा, मैं यहाँ खास तौर पर तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। खुद को इतनी अहमियत मत दो और मेरे काम में दखल मत दो। उसने मान लिया था कि अवनी हमेशा की तरह बस उसे परेशान करने के लिए वहां आए है। पिछले कुछ सालों में अनगिनत बार ऐसे हालात पैदा हो चुके थे। जहां भी वह जाता था अवनी हमेशा तरह तरह के बहाने ढूंढकर जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती थी ताकि वह उसका ध्यान खींच सके। अवनी ने बड़ी बेपरवाही से वीर प्रताप सिंह की ओर देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार था और उसकी मुस्कान में एक गहरा व्यंग्य छिपा था। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि वीर के ठीक पास से गुजरते हुए सीधे गुरु कश्यप की ओर बढ़ गई। अंत में वह गुरु कश्यप के ठीक सामने जाकर रुक गई और दरवाजे की चौखट के दूसरी तरफ टिककर खड़ी हो गई।
उसने अपना खुला हुआ काला छाता अपने नाजुक कंधे पर टिका लिया। उसकी सुनहरी आंखें पानी की तरह शांत और पारदर्शी थीं, और वह भी बिल्कुल गुरु कश्यप की तरह 45 डिग्री के कोण पर आसमान की ओर देखने लगी। वीर प्रताप सिंह सन्न रह गया। क्या ये लड़की जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रही है? अपनी जिंदगी में पहली बार अवनी ने उसे इतनी बुरी तरह अनदेखा किया था। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी, कुछ खो देने का एक खालीपन। गलत। वीर की कठोर और सनकरी आंखें और भी सिकुड़ गईं, और उसे अचानक एक विचार आया। उसने मन ही मन सोचा, वह अब पहले से ज्यादा चालाक हो गई है। मुझे सीधे तौर पर परेशान करने के बजाय वह एक नया तरीका अपना रही है। वह दूर रहने का नाटक कर रही है ताकि इस उल्टे तरीके से मेरा ध्यान अपनी ओर खींच सके। मैं तो लगभग इसके जाल में फंस ही गया था। वीर को खुद पर पूरा भरोसा था और वह अपने ही इस निष्कर्ष से तुरंत आश्वस्त हो गया। उसने ताना मारते हुए कहा, अवनी चौहान, बेहतर होगा कि तुम अपनी ऊर्जा बचा कर रखो। यह मत सोचना कि तुम इस तरह के हथकंडे अपनाकर मेरा ध्यान खींच सकती हो। नील लौह परिवार के युवा सामंत, राजकुमारी लावण्या, नारायण परिवार की पत्नी, तेजस के साले और बाकी सभी लोगों को अचानक समझ में आ गया कि आखिर चल क्या रहा है। अच्छा, तो ये बात है। अवनी अपने मंगेतर का ध्यान खींचने के लिए सच में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। नारायण परिवार की पत्नी कुछ सोच में डूबी हुई लग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, ये बेपरवाही का दिखावा करने और खुद को मुश्किल से हासिल होने वाली चीज़ दिखाने की चाल सच में काफ़ी असरदार है। उसने चुपके से इस तरकीब को याद कर लिया ताकि जब वह वापस अपने परिवार में जाए तो अपने पति पर इसका इस्तेमाल कर सके, जिससे वह उन बेशर्म औरतों को छोड़कर वापस उसकी तरफ ध्यान दे। जाहिर है अवनी ने वीर की वो बातें सुन ली थीं। उसने मन ही मन उसे कोसा, आत्ममुग्ध इंसान। अगर उसने गुरु कश्यप की पूरी तरह से नकल करने की ठान न ली होती तो वह अब तक उसे गालियां देकर चुप करा चुकी होती। और अगर वह गुरु कश्यप की नकल कर ही रही थी तो उसे हर मायने में उनके बिल्कुल समान होना था, भाव, ऊर्जा और आत्मा के स्तर पर। अवनी ने खुद को संभाला। उसने अपनी आंखों को इस तरह दिखाने की कोशिश की मानो उनका कोई ध्यान या लक्ष्य ही न हो। उसने खुद को दूसरों से और खुद के अस्तित्व से पूरी तरह अलग कर लेने की स्थिति प्राप्त कर ली, और धीरे धीरे उसका खूबसूरत चेहरा पूरी तरह से भावशून्य हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। अवनी बिना हिले डुले वैसे ही खड़ी रही। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे। अवनी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। अब तक अंधेरा हो चुका था। इस समय तक वीर प्रताप सिंह का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। वह ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या अवनी सच में पागल हो चुकी है या फिर वह सिर्फ उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। वीर ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, क्या सच में वह ये सब मेरे लिए नहीं कर रही? 10 घंटे। अपनी गर्दन को 45 डिग्री के कोण पर पीछे झुकाए हुए इतने लंबे समय तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना, भला अवनी, जिसके पास महज पहले स्तर की फ्रेंजी की हुई ऊर्जा है, सामान्य हालात में इसे कैसे सह सकती है? जब तक कि वह सच में पागल न हो गई हो। लेकिन वीर को यह नहीं पता था कि अवनी पहले ही तीसरे स्तर की फ्रेंजी क्यूई हासिल कर चुकी थी, और वह अपने चरम पर थी, जो चौथे स्तर से बस एक कदम दूर थी। अवनी ने जानबूझकर अपनी असली ताकत को छिपा लिया था, और वह खुद को कमजोर दिखाते हुए सिर्फ पहले स्तर की ऊर्जा का दिखावा कर रही थी। युवा सेनापति, काफी देर हो चुकी है, ओस गिर रही है और हवा में भी ठंडक है। चलिए पहले वापस चलकर आराम कर लेते हैं, कल फिर आ जाएंगे। बूढ़े नौकर रुद्र ने झुककर उसे याद दिलाया। नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। वीर ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। नील लौह परिवार का युवा सामंत और राजकुमारी लावण्या अभी तक यहाँ से नहीं गए हैं। मेरी लगन यकीनन उनसे ज्यादा होनी चाहिए। बूढ़े नौकर रुद्र ने समझदारी दिखाते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। समय धीरे धीरे बीतता गया और रात के सन्नाटे में झींगुरों के चहकने की आवाजें गूंजने लगीं। आधी रात का समय हो चुका था जब चांद आसमान में एकदम ऊंचाई पर था और अपनी पूरी चमक बिखेर रहा था। तभी गुरु कश्यप हिले। 40-50 साल के उस आकर्षक आदमी ने अपना सिर हल्का सा घुमाया और अवनी तथा उसके हाथ में पकड़े उस काले छाते को एक सतर्क नजरों से देखा। उनके होंठ इस तरह हिले मानो वे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन फिर वे झिझक गए। अवनी अंदर ही अंदर बेहद रोमांचित हो उठी। वे हिले। गुरु कश्यप ने आखिरकार कोई प्रतिक्रिया दी। उसे पूरी तरह से शांत और स्थिर रहना था। वह कोई जल्दबाजी नहीं कर सकती थी। उसे अपना यह नाटक जारी रखना था, और वह जितने ज्यादा विश्वास के साथ यह नाटक करेगी उतना ही अच्छा होगा। अध्याय 40, कुकुरमुता और वीर प्रताप सिंह की हार। गुरु कश्यप। वीर प्रताप सिंह खुशी से फूला नहीं समाया। वह गुरु कश्यप के सबसे करीब अवनी के समानांतर खड़ा था और उसने पूछा, क्या आप मान गए? क्या आप मेरे साथ सिंह निवास लौटने के लिए तैयार हैं? गुरु कश्यप ने वीर प्रताप सिंह की ओर एक नज़र भी नहीं देखा। उन्होंने बस अपना छाता थामा, अवनी की ओर एक कदम बढ़ाया, उनकी पुतलियां धीरे धीरे स्थिर हुईं और मुस्कुराते हुए पूछा, कुमारी, क्या तुम भी एक कुकुरमुता हो? अवनी,
क्या उसे इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि वह इस बूढ़े आदमी की मानसिक दुनिया में प्रवेश करने में सफल रही? हे भगवान, कुकुरमुता, वह असल में खुद को एक कुकुरमुता समझता है। हाँ, मैं भी एक कुकुरमुता हूँ। अवनी ने अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा। आह, मुझे पता था। बूढ़े कश्यप खुशी से उछल पड़े, किसी बच्चे की तरह उत्साहित। 10 साल, आखिरकार मुझे कोई मेरे जैसा मिल ही गया। ये दुनिया बहुत खतरनाक है, ऐसे राक्षसों से भरी पड़ी है जो हर दिन दरवाजे से मुझे घूरते रहते हैं। वे यकीनन हमें भूनकर खाना चाहते हैं। हम उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकते। अवनी, गुरु कश्यप, आपकी जीत हुई। धरती सच में बहुत खतरनाक है। क्यों न हम वापस मंगल ग्रह पर चले जाएं? जब गुरु कश्यप ने अवनी को आंखें फाड़े खामोश खड़े देखा तो उन्होंने मान लिया कि वह दरवाजे पर खड़े राक्षसों से डर गई है। उन्हें तुरंत उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसकी आस्तीन पकड़ी और उसे अपने आंगन के अंदर खींचते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। धड़ाम, आंगन नंबर 1 का सिंदूरी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उन्होंने ऊंचे रुतबे वाले 1 दर्जन से ज्यादा रईसों को बाहर ही रोक दिया, बिना किसी दया के। गुरु कश्यप ने कुछ कहा। काफी देर बाद जब सबको होश आया तो उनके चेहरों के भाव ऐसे थे मानो उन्होंने पूरा चिड़ियाघर बंद होते देख लिया हो। गुरु कश्यप बोले, क्या मजाक चल रहा है? 10 साल बीत गए और वह अभी भी खुद को एक कुकुरमुता समझता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उस अवनी ने बाजी कैसे मार ली? धत तेरे की, क्या ये भी कोई तरीका है? अगर मुझे पता होता तो मैं भी छाता लेकर गुरु कश्यप के सामने खड़ा हो जाता। गालियों का एक शोर उठने और गिरने लगा। नाराजगी, ईर्ष्या, नफरत, इन रईसों और अभिजातों के चेहरों पर हर तरह के भद्दे भाव साफ दिखाई दे रहे थे। फिर भी वे आंगन नंबर 1 के प्रवेश द्वार पर लकड़ी के खंभों की तरह खड़े रहे, जाने से इनकार करते हुए। अवनी तो पागल है। गुरु कश्यप के बोलने से उसे क्या फायदा होगा? हाँ, हमारे पास अभी भी मौका है। जल्दी से जाकर एक छाता लाओ और दरवाजे पर पहरा दो। कल जब गुरु कश्यप दरवाज़ा खोलेंगे तो वे मुझ पर भी ध्यान देंगे। हाँ, मैं भी एक कुकुरमुता हूँ। ये लोग, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, इस सारी यातना से सच में पागल हो रहे थे। केवल वीर प्रताप सिंह, जिसकी आंखें बर्फ की तरह सर्द थीं, उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे एक भयंकर झटका लगा था और उसका सिर चकरा रहा था। अगर बूढ़े नौकर रुद्र ने उसे सहारा न दिया होता तो वह शायद वहीं बेहोश हो जाता। अवनी, 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 वीर ने अपने दिल में यह नाम दहाड़ते हुए लिया। उसका खून खौल रहा था और उसका सीना गुस्से से जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे इतना अपमानित कभी महसूस नहीं हुआ था, कभी नहीं। क्या वह पागल हो गई है? नहीं, वह पागल नहीं हो सकती। वह जानबूझकर उसे गुस्सा दिला रही है। गुरु कश्यप के दरवाज़ा बंद करने से पहले उसने साफ देखा था कि अवनी पीछे मुड़ी। उसने एक आत्मसंतुष्ट तिरछी नज़र से उसे देखा और किसी शैतान की तरह एक क्रूर और मोहक मुस्कान बिखेरी। वह किसी पागल की मुस्कान नहीं थी। वह ऐसी नज़र नहीं थी जो किसी पागल की होनी चाहिए। मेरे साथ धोखा हुआ है। वीर प्रताप सिंह की सांसें उखड़ रही थीं, उसका चेहरा किसी लाश की तरह पीला पड़ गया था। ये वह थी, ये सब उसी ने किया है। उसी ने काव्या को मारा, उसी ने मानवी को घायल किया और उसी ने नीलम सर्प को मारा। यहाँ तक कि गुरु कश्यप, उसने जानबूझकर उनसे संपर्क साधा। उसने उसे परखने में बहुत बड़ी भूल कर दी। बूढ़े नौकर रुद्र ने शंका जताते हुए कहा, युवा सेनापति, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मेरी राय में ऐसा नहीं लगता कि अवनी चौहान ये सब कर सकती है। उसके पास केवल पहले स्तर की फ्रेंजी की हुई है। वीर प्रताप सिंह ने अपने दांत पीसते हुए दृढ़ता से कहा, यह यकीनन उसी का काम है। रुद्र ने एक गहरी आह भरी, एक छाता निकाला और उसे वीर को सौंपते हुए कहा, युवा सेनापति, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। हो सकता है कि इस अवनी के पीछे किसी बड़े उस्ताद का हाथ हो। वीर ने छाता खोला और नाराजगी भरे स्वर में कहा, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आंगन नंबर 1। जब अवनी सच में अंदर गई तो उसने देखा कि आंगन में हर आकार की सामग्री का ढेर लगा हुआ था। मायावी जीवों की हड्डियां, गहरे लाल रंग के क्रिस्टल, लोहे के बुरादे से भरी बाल्टियां, 2 मीटर ऊंची भट्टी और दीवार पर टंगी तलवारों, कुल्हाड़ियों और भालों की एक कतार। अवनी ने लापरवाही से एक खंजर उठाया, उसे अपने हाथ में 2-3 बार घुमाया, एक बड़ी चट्टान पर निशाना साधा और वूश की आवाज के साथ उस पर एक जोरदार वार किया। वह खंजर पत्थर को ऐसे काट रहा था जैसे वह कोई नरम मिट्टी हो। वह बड़ा पत्थर एकदम बीच से 2 टुकड़ों में बढ़ गया और उसकी कटी हुई सतह शीशे जैसी चिकनी थी। कितना शानदार अस्त्र है! अवनी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। 21वीं सदी के बेहतरीन चाकुओं की तुलना में भी ये कई गुना ज्यादा तेज था। उस तरह के कबाड़ को कोई अच्छा अस्त्र कैसे कह सकता है? गुरु कश्यप ने अपनी आंखें घुमाईं और तिरस्कार से कहा, ये तो बस कुछ खराब और बेकार टुकड़े हैं। अवनी की आंखें चमक उठीं और उसने तारीफ करते हुए कहा, गुरु सच में अपनी ख्याति के अनुरूप एक महान उस्ताद हैं।
गुरु कश्यप गंभीर स्वलीनता के शिकार थे और उन्होंने पिछले 10 सालों से किसी से कोई बात नहीं की थी। अगर वे बोल रहे थे तो इसका मतलब यही था कि वे उस इंसान को अपना करीबी दोस्त मान रहे थे और उस पर पूरा भरोसा कर रहे थे। कुमारी, तुम्हारा नाम क्या है? अवनी। कुमारी अवनी, क्या तुम मेरी अस्त्र निर्माण सहायिका बनना चाहोगी? ठीक है। गुरु कश्यप के चेहरे पर वह सच्ची भावना देखकर अवनी चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाए। अग्नि साम्राज्य के सबसे मशहूर अस्त्र निर्माता की सहायिका बनना, ये सोचकर ही उसे कितनी शानदार अनुभूति हो रही थी। दरवाजे के बाहर अनगिनत रसूखदार लोग अपनी गर्दनें उचकाए खड़े थे, बस इसी उम्मीद में कि वे किसी तरह गुरु कश्यप के सहायक या शिष्य बन सकें। तो तुम्हारा पहला काम इन वन्यजीवों की हड्डियों को पीसकर पाउडर बनाना है। गुरु कश्यप ने किसी बच्चे की बांह जितनी मोटी दर्जनों सफ़ेद हड्डियां अवनी के सामने रख दी और निर्देश दिया, हड्डियों का पाउडर एकदम बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। मैं समझ गई गुरुजी, आप निश्चिंत रहें। अवनी पालथी मारकर बैठ गई। उसने एक वज्र जीव की हड्डी निकाली और पूरी एकाग्रता के साथ उसे घिसना शुरू कर दिया। वज्र जीव पहले स्तर का एक मायावी जीव था और उसकी वज्र ऊर्जा का आधा हिस्सा अभी भी उसकी हड्डियों में मौजूद था। अगर कोई आम इंसान इसे छूता तो उसे यकीनन बिजली का जोरदार झटका लगता। हालांकि अवनी पंचतत्व दानव भक्षण विद्या की साधना कर रही थी और जैसे ही उसके हाथ ने वज्र जीव की हड्डियों को छुआ, उसने बिना किसी नुकसान के उसके भीतर की वज्र ऊर्जा को सोख लिया। ये देखकर गुरु कश्यप की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मान लिया कि अवनी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। बहुत अच्छे। अवनी पूरी रात उन्हें घिसती रही। वह सोने नहीं गई। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह गुरु कश्यप जैसे शक्तिशाली इंसान का सहारा ले सके तो पागलखाने से बाहर निकलने और चौहान परिवार में वापस लौटने के बाद किसी की भी दोबारा उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी। औषधि निर्माताओं की तरह अस्त्र निर्माता भी इस महाद्वीप में एकदम सर्वोच्च और सम्मानीय दर्जा रखते थे। खास तौर पर गुरु कश्यप जैसे शीर्ष स्तर के अस्त्र निर्माता के लिए अग्नि साम्राज्य के सभी कानून उनके सामने बेमानी थे। यहाँ तक कि अगर साम्राज्य का सम्राट भी उनसे कोई अस्त्र बनवाना चाहता तो उसे भी पूरे सम्मान के साथ उनके सामने पेश होना पड़ता। हड्डियों का पाउडर पीसते हुए वह चुपके से पंचतत्व दानव भक्षण विद्या का अभ्यास भी कर रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं और उसका पूरा वजूद आत्मविस्मृति की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। वज्र की वह उग्र ऊर्जा बार बार उसके चौथे नाड़ी बिंदु पर प्रहार कर रही थी। भोर हो रही थी और आसमान में उजाला फैलने लगा था। अवनी ने अपने शरीर के भीतर एक जोरदार बूम की गूंज महसूस की और उसकी रीढ़ पर स्थित उसका चौथा नाड़ी बिंदु जागृत होकर रोशन हो गया। चौथे स्तर की फ्रेंजी की हुई। तीसरे से चौथे स्तर की बाधा इतनी जल्दी पार हो गई। अवनी खुशी से झूम उठी। उसने सोचा था कि इसमें और ज्यादा समय लगेगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मायावी जीव की हड्डियों का पाउडर बनाने में गुरु कश्यप की मदद करना मेरी साधना के लिए इतना लाभदायक साबित होगा। ये सच में एक शानदार काम है। 1 घंटे बाद गुरु कश्यप जागे और अवनी के काम की जांच करने के लिए आए। बहुत अच्छे, शानदार। गुरु कश्यप के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने मुट्ठी भर वज्र जीव की हड्डियों का पाउडर उठाया, उसे अपनी उंगलियों से मला और तारीफ करते हुए कहा, यह बहुत बारीक है, इसमें एक भी खुरदरा कण नहीं है। इसे बिना किसी दूसरी प्रक्रिया के सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। कुमारी अवनी, आज से तुम मेरी आधिकारिक सहायिका हो। हर दिन यहाँ आना और 2 घंटे के लिए सामग्री तैयार करने में मेरी मदद करना। जी गुरुजी। अवनी खड़ी हुई और गुरु कश्यप से विदा ली। मैं पूरी रात नहीं सोई, लेकिन मैंने ये परीक्षा पास कर ली है। अब वापस जाकर अपनी नींद पूरी करने का समय है। लेकिन अफसोस, कुछ लोग साफ तौर पर नहीं चाहते थे कि वह चैन की सांस ले सके। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने लोगों की एक कतार देखी जो हाथों में छाता लिए अपनी काली आंखों से उसे खूंखार तरीके से घूर रहे थे। अवनी चौहान, तो आखिरकार तुम बाहर आ ही गईं। कतार में सबसे आगे वीर प्रताप सिंह खड़ा था और उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने तुरंत अवनी का रास्ता रोका और उसकी गर्दन पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वह उसका गला घोंटकर उसे मार डालना चाहता हो। कमीनी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह खेल खेलने की? अवनी की सुनहरी आंखें गहरी हो गईं और वह अनजाने में ही 2 कदम पीछे हट गई। ठीक उसी समय एक वूश की आवाज़ के साथ दरवाजे के अंदर से एक हड्डी का भाला उड़ता हुआ बाहर आया। उसके डंडे पर नीले रंग की बिजली कड़क रही थी और वह सीधा वीर प्रताप सिंह के उस दाहिने हाथ की ओर बढ़ा जो अवनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा था। उस हड्डी के भाले में एक खौफनाक ऊर्जा थी जो 9वें स्तर की फ्रेंजी की हुई ऊर्जा वाले किसी योद्धा के पूरी ताकत से किए गए प्रहार के बराबर थी। वीर प्रताप सिंह सन्न रह गया और उसने खुद को बचाने के लिए तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन अफसोस, उसकी तलवार उस भाले के सामने तिनके की तरह कमज़ोर साबित हुई। भाले ने उस तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, उसके बचाव को आसानी से भेद दिया और सीधे उसके दाहिने कंधे को चीर डाला। वीर प्रताप सिंह के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल पड़ी।
वह कुछ नहीं कर पाया और बस बेबसी से देखता रहा कि कैसे वह हड्डी का भला उसके दाहिने कंधे के आर पार हो गया। खून के छींटे उड़ गए और वहां की त्वचा तथा हड्डियां झुलसकर काली पड़ गईं। मेरी चौखट पर हिंसा करने की जुर्रत किसने की? क्या तुम मेरी सहायिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? अंदर से गुरु कश्यप की आवाज़ किसी उफनते तूफान की तरह गूंजी। वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनकी उस बेजोड़ और खौफनाक ऊर्जा ने पहले ही हर चीज़ को कुचल कर रख दिया था। कोई भी अस्त्र निर्माता नर्म दिल का नहीं होता, वे खुद युद्ध कलाओं के महान उस्ताद होते हैं। गुरु कश्यप की ताकत स्पष्ट रूप से 9वें स्तर से कहीं ऊपर थी। वे एक बेहद खौफनाक और शक्तिशाली संत स्तर के साधक थे। वीर प्रताप सिंह के पास अपनी तकलीफ और बेबसी जाहिर करने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास महज 7वें स्तर की फ्रेंसी क्यों थी? भला वह एक संत स्तर के साधक से सीधे टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता था? इसके अलावा उसका विरोधी एक ऐसा अस्त्र निर्माता था जो साम्राज्य के कानूनों को भी ताक पर रख सकता था। गुरु कश्यप को मौत की सजा से छूट मिली हुई थी। अगर उनके हाथों कुछ रईस मारे भी जाते तो कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सहायिका? कैसी सहायिका? क्या वे अवनी चौहान की बात कर रहे हैं? वीर प्रताप सिंह की भयंकर चोट की तुलना में आंगन नंबर 1 के बाहर खड़े हुए तमाम रईस इस सहायिका वाले मुद्दे को लेकर ज्यादा चिंतित थे। तारानकन, हे भगवान, गुरु कश्यप ने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया और वे शायद ही कभी किसी को सहायक रखते हैं। उन्होंने नियम तोड़कर अवनी को कैसे अपना लिया? तारानकन, यह पागलपन है, पूरी तरह से पागलपन। तारानकन, हमें क्यों नहीं चुना गया? हम यहाँ इतने लंबे समय से भीख मांग रहे हैं, लेकिन गुरु कश्यप ने हमें अंदर नहीं लिया। तारानकन, बिल्कुल सही, अवनी महज एक नाकारा लड़की है, जबकि मैं ये युवा सामंत साधना का एक प्रतिभाशाली उस्ताद हूँ। तारानकन, मैं उस राजकुमारी से किसी भी मायने में कम नहीं हूँ, तो भला मैं इस अवनी से पीछे कैसे रह गई? तारानकन, गुरु कश्यप, कृपया मुझे एक और मौका दें, मैं यकीनन इस अवनी से बेहतर काम करूँगा। आंगन नंबर 1 के बाहर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। भीड़ चिल्ला रही थी और उनकी भावनाएं उफान पर थीं। हालात तेजी से बेकाबू हो रहे थे। अंततः गुरु कश्यप बाहर आ ही गए। वे अभी भी अपना काला छाता थामे सीढ़ियों पर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक उलझन भरा भाव था जब उन्होंने छाते लिए हुए कुकुरमुत्तों की पूरी कतार को नीचे देखा। रातों रात ऐसे इतने सारे कुकुरमुत्ते जैसे जीव कैसे प्रकट हो गए थे? मुझे इतने सारे सहायकों की जरूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है। जब सबने गुरु कश्यप को उनसे बात करते देखा तो वे तुरंत फूले नहीं समाये और उनकी ओर दौड़ पड़े। जहां तक वीर प्रताप सिंह की बात है, वह तो और भी ज्यादा उत्सुक था। वह अपने कंधे के दर्द और गुरु कश्यप से अभी अभी मिली डांट को भूल गया। वह सबसे आगे दौड़ा और उत्साह से बोला, गुरु कश्यप, मैं अवनी से बेहतर काम कर सकता हूँ। उसे बाहर निकालिए और मुझे अपना सहायक बना लीजिए। गुरु कश्यप ने त्योरियां चढ़ाईं, वीर की तरफ तिरछी नजरों से देखा और बोले, तुम? वीर की गहरी आंखें चमक उठीं और उसने जोर से सिर हिलाया। हाँ, यह मैं हूँ। मेरे पास 7वें स्तर की फ्रेंसी क्यूई है, मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी अनगिनत युद्ध उपलब्धियाँ हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा दिल साफ नहीं है और तुम बहुत ज्यादा खूनी प्रवृत्ति के हो। गुरु कश्यप ने बात काटते हुए सीधे कहा, अस्त्र निर्माण के मार्ग में जिन लोगों के मन में बुरे इरादे होते हैं वे आसानी से भटक जाते हैं और अंधकार में समा जाते हैं। वीर का चेहरा पीला पड़ गया और वह सन रह गया। गुरु कश्यप के ये शब्द इतने सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारने के बराबर थे। अवनी हंस पड़ी, कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? गुरु कश्यप भी देख सकते हैं कि सेनापति वीर कोई अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने कई पाप किए हैं और कई बार अपनी मंगेतर की हत्या करने की कोशिश की है। उसने आखिरी 2 वाक्य जानबूझकर कहे थे। वाकई, वीर प्रताप सिंह का चेहरा और भी ज्यादा बदरंग हो गया, लेकिन गुरु कश्यप के सामने भड़कने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। एक मर्द के लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? अपनी इज्जत बचाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा करके अवनी ने एक तरह से वीर का सरेआम अपमान कर दिया था और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं। आसपास खड़े 1 दर्जन से ज्यादा कुलीन परिवारों के सामने यह मुमकिन नहीं था कि वीर की साख पर दाग न लगे या ये बात पूरे शहर में न फैले। गुरु कश्यप, वीर प्रताप सिंह का चरित्र खराब है और वह आपका सहायक नहीं बन सकता। ये युवा सामंत इसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। नील लौह परिवार के युवा सामंत ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, गुरु कश्यप, आप केवल इस चरित्रहीन वीर की वजह से मुझे वापस नहीं लौटा सकते। राजकुमारी लावण्या ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, गुरु कश्यप, मैं उन मर्दों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ जो औरतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कृपया मुझे एक मौका दें। प्रतिष्ठित नारायण परिवार की पत्नी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। गुरु कश्यप ने अपनी एक भौं उचकाई। अपनी चौड़ी आस्तीन को झटके से हिलाते हुए उन्होंने उन कुलीन परिवारों के सामने वज्र जीवों की सैकड़ों सफ़ेद हड्डियां गिरा दीं। हर कोई 30-30 हड्डियां ले, इन्हें पीसकर पाउडर बनाओ। सब लोग खुशी से झूम उठे। यह एक परीक्षा है, एक अवसर है।
जो भी इस पर खरा उतरेगा, जो भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे गुरु की कृपा सहायक का पद मिल जाएगी। ये देखकर अवनी के मन में एक अनजाना संकट पैदा हो गया, मुझे क्या करना चाहिए? ये सभी लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अगर इन्होंने जो पाउडर पीसा है वह मुझसे बेहतर गुणवत्ता का हुआ और गुरु कश्यप ने मुझे छोड़कर किसी और को चुन लिया। घबराओ मत, वे तुम्हारे मुकाबले कहीं नहीं टिकते। तभी पीछे से एक गहरी और आकर्षक आवाज गूंजी। अवनी चौंक गई और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वाकई वहां शिवांश सूर्यवंशी का वह भला का खूबसूरत चेहरा था। तुम यहाँ कब आए? तुम किसी भूत की तरह अचानक मेरे पीछे प्रकट हो गए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शिवांश मुस्कुराया, उसकी आंखें बिल्कुल साफ और चमकती हुई थीं और उसने मासूमियत से कहा, मैं हमेशा यहीं था। जब वह गुरु कश्यप के साथ आंगन के अंदर गई थी तो वह उसकी फिक्र कर रहा था, ऐसे में वह वहां से कैसे जा सकता था? तुम दरवाजे के बाहर इतने लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे थे। अवनी के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। वे लोग पूरी पूरी रात बाहर खड़े रह सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? शिवांश के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। ध तेरे की, ये शैतान, वह बिना किसी वजह के इतनी खूबसूरती से क्यों मुस्कुरा रहा है? अवनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। ठीक है, उसने मान लिया, वह थोड़ी प्रभावित हुई थी। उसने सोचा था कि वह अकेले ही संघर्ष कर रही है, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में एक इतना आकर्षक मर्द खड़ा था, भले ही उन दोनों के बीच एक दीवार थी। तुम प्रभावित हो गई? शिवांश ने, मानो वह दिमाग पढ़ सकता हो, अवनी को टकटकी लगाकर देखा, जैसे वह उसकी आत्मा की गहराइयों में झांकने की कोशिश कर रहा हो। हम। अवनी के कान शर्म से लाल हो गए। इससे पहले उसने कभी प्यार नहीं किया था, इसलिए वह इस तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुरंत अपनी मुट्ठियां तानकर शिवांश को पीटने के लिए उसके पीछे दौड़ी। शिवांश ने अपना सिर धका और किसी चूहे की तरह आओ चिल्लाते हुए भागने लगा। मुझसे गलती हो गई प्यारी अवनी, मुझे प्यारी अवनी मत बुलाओ। मुझसे गलती हो गई दादी माँ। अब ठीक है। अवनी ने राहत की सांस ली और रुक गई। वह इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि खुद को सच में शिवांश के बराबर मान बैठे। ये शैतान, अगर वह खुद उसे पीटने का मौका न देता तो भला वह उसके बाल को भी कैसे छू सकती थी? हड्डियों का पाउडर और कुलीन वर्ग की दुर्दशा। काफ़ी तमाशा करने के बाद अवनी का ध्यान वापस उन कुलीन परिवारों की ओर गया। वे सभी पूरी लगन के साथ हड्डियों का पाउडर पीस रहे थे, यहाँ तक कि घायल वीर प्रताप सिंह भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि अवनी को यह देखकर हैरानी हुई कि वज्र जीव की हड्डियों का पाउडर पीसते समय उनके हाथ नीली बिजली से झुलस रहे थे, जिससे उन पर जलने के निशान पड़ गए थे। जिन लोगों की साधना का स्तर ऊंचा था, जैसे कि नारायण परिवार की पत्नी, उन्हें कम जलन हुई, लेकिन जिनकी साधना कमजोर थी, जैसे नील लौह परिवार का युवा सामंत, वे बुरी तरह झुलस गए थे। मायावी जीवों की हड्डियों में उनके जीवन काल की 5-6 दशांश दानवी ऊर्जा मौजूद रहती है। हड्डियों का पाउडर पीसना ऐसा काम नहीं है जो हर कोई कर सके। शिवांश ने अपनी तीखी आंखों को खतरनाक ढंग से सिकोड़ा, उन दर्जन भर लोगों पर नजर डाली और समझाया, बड़े संप्रदायों में भी अस्त्र निर्माताओं के सहायकों को हड्डियों का पाउडर पीसते समय खास दस्ताने पहनने पड़ते हैं ताकि वे इस ऊर्जा से झुलसने और खराब होने से बच सकें। मैंने तो किसी खास दस्ताने का इस्तेमाल नहीं किया और फिर भी मैंने ये काम बहुत अच्छी तरह से कर लिया। अवनी के दिल में एक श्रेष्ठता का भाव उमड़ पड़ा। शिवांश मुस्कुराया और बोला, वह इसलिए क्योंकि तुमने पंचतत्व दानव भक्षण विद्या की साधना की है। अब अवनी पूरी बात समझ गई। वीर प्रताप सिंह, युवा सामंत और राजकुमारी लावण्या गुरु कश्यप द्वारा हड्डियों का पाउडर पीसने की इस मांग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनके पास अग्नि साम्राज्य के सबसे बड़े मेघ संप्रदाय से कोई पेशेवर दस्ताने हासिल करने का कोई मौका ही नहीं था। शिवांश की योजना का खुलासा। कुंवर सूर्यवंशी, तुमने ये सब पहले से ही सोच रखा था, है ना? अवनी ने शक भरी नजरों से पूछा। साजिश से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो तुम क्या कह रही हो। शिवांश की तीखी आंखों में बिजली सी कौंधी और वह किसी चालाक लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। देखो, तुमने भी तो अपनी बाधा को पार कर लिया है और सफलतापूर्वक चौथे स्तर पर पहुंच गई हो, है ना? अवनी ने उसे सोचते हुए देखा और कहा, तुम इस शाही पागलखाने के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। तुम जानते हो कि आंगन नंबर 1 में कौन रहता है। तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ आने के लिए उकसाया था। शिवांश ने अपना सिर घुमाया और आसमान की ओर देखने लगा। अवनी ने अपनी बात जारी रखी, मेरी साधना एक ऐसे बिंदु पर आकर रुक गई थी जहां से आगे बढ़ना मुश्किल था। प्राणवर्धक औषधि खाना अब ज्यादा असरदार नहीं रह गया था। अपनी बाधाओं को तोड़ने के लिए मुझे मायावी जीवों की ऊर्जा सोखने की जरूरत थी। और इस पूरे पागलखाने में केवल गुरु कश्यप के पास ही मायावी जीवों की हड्डियों की सामग्री मौजूद है, वह भी भारी मात्रा में। ये साम्राज्य के शीर्ष अस्त्र निर्माताओं को मिलने वाला विशेष बर्ताव था। वे सभी एक ही पागलखाने में थे, लेकिन जहां दूसरों को ऐसा लगता था जैसे वे किसी जेल में हैं, वहीं केवल गुरु कश्यप ही अपनी मनमर्जी कर सकते थे।
उनके पास अस्त्र निर्माण की सारी सामग्री और उपकरण मौजूद थे और आंगन नंबर 1 सच में एक छोटा सा अस्त्र निर्माण कक्ष बन चुका था। शिवांश हंस पड़ा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अवनी ने अपनी आंखें सिकुड़ी, अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, मैं जानती हूँ। लेकिन क्या मैं कुंवर सूर्यवंशी से यह गुजारिश कर सकती हूँ कि भविष्य की किसी भी योजना के बारे में मुझे अंधेरे में न रखें ताकि मुझे बाद में जाकर कोई हैरानी न हो। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराया लेकिन खामोश रहा। उसने न तो हाँ में जवाब दिया और न ही ना में। काम करने का उसका अपना ही एक अलग अंदाज था। अवनी चौहान, तुम ये क्या कर रही हो? हड्डियों का पाउडर पीसते हुए वीर प्रताप सिंह ने अपना सिर उठाया और किसी जहरीले सांप जैसी अपनी सनकरी आंखों से अवनी और शिवांश को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ चक्कर चलाने की? वीर प्रताप सिंह का मिजाज बेहद खराब था। वज्रजीव की सफ़ेद हड्डियों से निकलने वाली बिजली से उसके हाथ झुलसकर काले पड़ गए थे और उसे भयंकर दर्द हो रहा था। बूढ़ा नौकर रुद्र यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसने हाथ बटाते हुए वीर की हड्डियों का पाउडर पीसने में मदद की। वीर को बस कुछ पल आराम करने का मौका ही मिला था कि तभी उसकी नज़र अपनी मंगेतर पर पड़ी, जो एक ऐसे शख्स के बहुत करीब खड़ी थी जो किसी औरत से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। लानत है इस छोकरी की इतनी जुर्रत कि वह इतने सारे लोगों के सामने उसे धोखा दे। सेनापति वीर, आपको गलतफहमी हुई है, अवनी ने बेहद मधुर मुस्कान के साथ कहा। उसकी भौहें दूर के पहाड़ों की तरह थीं, उसकी सुनहरी आंखें डूबते सूरज की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे जैसे होठों पर लाली छाई थी। उसने बड़े प्यार से शिवांश का हाथ पकड़ा और उसे आगे करते हुए बोली, ओह, मैं तो आपका परिचय कराना ही भूल गई। ये कुमारी शिवांगी हैं, राजकुमार भार्गव का पहला प्यार, एक ऐसी सुंदरी जिसके आगे बड़े बड़े साम्राज्य भी घुटने टेक दें। ये मेरे बगल वाले आंगन नंबर 12 में रहती हैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी हमराज हैं। कुमारी शिवांगी नाम सुनते ही शिवांश सूर्यवंशी को मानो बिजली का झटका लगा। उसका शरीर अकड़ गया, माथे की नसें तन गईं और लंबी आस्तीनों के नीचे उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने एक ऐसी आवाज में जो केवल वे दोनों ही सुन सकते थे कहा, प्यारी अवनी, मुझे मजबूर मत करो। अवनी हंस पड़ी, बस थोड़ा सा मेरा साथ दो। तुम्हारा अभिनय इतना शानदार है कि कोई भी ऑस्कर विजेता अभिनेता भी तुम्हारे आगे फीका पड़ जाए। तुम यकीनन मुझे इस मुसीबत से निकालने में मदद कर सकते हो। शिवांश ने अपने दांत पीसे, मैं सच में चाहता हूं कि। अवनी शैतानी मुस्कान के साथ बोली, तुम सच में मुझे जान से मारना चाहते हो, है ना? शिवांश, उसके भीतर बेबसी का एक गहरा एहसास उमड़ पड़ा। वह निशब्द होकर आसमान की ओर देखने लगा, आखिर वह इसका क्या करे? वह पूरी तरह से इसके हाथों जलील हो रहा था और खुद का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके जैसा ताकतवर इंसान भला क्यों किसी की धौंस सहेगा? और जब वह धौंस सह रहा था तो उसे अजीब सी खुशी क्यों महसूस हो रही थी? क्या वह भी उसी तरह का सस्ता इंसान बन गया है जिसके बारे में उसकी माँ बात करती थी? कुमारी शिवांगी, क्या वही मशहूर कुमारी शिवांगी? हे भगवान, इतनी खूबसूरत! हमारे अग्नि साम्राज्य की सबसे हसीन औरत राजकुमारी सुवर्णा भी इनकी खूबसूरती के आगे आधी भी नहीं है। राजकुमार भार्गव की पसंद सच में लाजवाब है। हाँ, मैं राजकुमार भार्गव से जलन महसूस किए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। अवनी ने बस यूं ही कुमारी शिवांगी कहकर पुकारा था और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शिवांश का आकर्षण कल्पना से परे था, जो हड्डियों का पाउडर पीसने के उनके काम से कहीं ज्यादा लुभावना था। अवनी मन ही मन हंसी। ऐसा लग रहा था कि राजधानी में शिवांश कुमारी शिवांगी के रूप में की ख्याति उससे कहीं ज्यादा थी। इन दर्जन भर रईसों के चेहरों के भाव सच में बहुत हास्यास्पद थे। उनमें से ज्यादातर लोग साफ देख सकते थे कि शिवांश एक मर्द था, लेकिन राजकुमार भार्गव के खौफ और रुतबे के कारण वे अभी भी जानबूझकर अंधे होने का नाटक कर रहे थे। वीर प्रताप सिंह बेहद शर्मिंदा लग रहा था। वह किसी को धोखा देते हुए रंगे हाथों पकड़ने का शोर मचा रहा था, लेकिन किसने सोचा था कि वह राजकुमार भार्गव के प्यार को पकड़ लेगा? सम्राट का सगा छोटा भाई, क्या वीर का मामूली सिंह परिवार उनसे दुश्मनी मोल लेने की हैसियत रखता है? मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं कुमारी शिवांगी को पहचान नहीं पाया। वीर प्रताप सिंह ने अपना सिर झुकाया, शिवांश के सामने गहरी श्रद्धा से झुका और माफी मांगते हुए बोला, यह अवनी की खुशकिस्मती है कि वह कुमारी शिवांगी की सबसे अच्छी दोस्त बन पाए। कुमारी शिवांगी महान है और मेरी इस गुस्ताखी को दिल पर नहीं लेंगी। सिंह परिवार हमेशा से महामहिम सम्राट और राजकुमार भार्गव के प्रति वफादार रहा है और मरते दम तक हमारे मन में कोई गद्दारी नहीं आएगी। हड्डियों का पाउडर पीसने की प्रतियोगिता में जब वीर प्रताप सिंह अपनी मंगेतर अवनी को किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ने आया तो अवनी ने पलक झपकते ही ऐसा खेल पलटा कि वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अवनी ने खूंखार और महाशक्तिशाली शिवांश को अपनी सहेली कुमारी शिवांगी बता दिया और वीर उस लड़की की खूबसूरती पर लट्टू होकर उसके कदमों में गिर पड़ा।
क्या वीर को इस घोर बेइज्जती का सच पता चलेगा? और सबके सामने लड़की बनने का कलंक झेलने वाला शिवांश अकेले में अवनी से इस गुस्ताखी का क्या बदला लेगा? जानने के लिए कहानी में बने रहें।